नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए ट्रक ड्राइवर की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन ट्रक ड्राइवर्स के तो मजे ही मजे हैं। ये एक जगह पर बैठे दिन भर ट्रक चलाते हैं और नई नई जगह पर घूमते भी रहते हैं। लेकिन साथियों, एक ट्रक ड्राइवर को क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, ये केवल एक ट्रक ड्राइवर ही जानता है। नींद से, भूख से, बरसात पानी, इन सब से तो वो जूझते ही रहते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिसमें उनकी जान तक फंस जाती है। कई बार माल को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वो पूरी रात अकेले ही ट्रक चलाते रहते हैं और तब उनके साथ कुछ अननेचुरल चीजें भी हो जाती है। कोई छलावा कह लो या कोई भटकती रूह। ऐसी चीजों से ट्रक ड्राइवर्स का अक्सर सामना होता रहता है। तो आज की कहानी हरियाणा के रहने वाले एक ऐसे लड़के की है जिसने बेहद कम उम्र में ही ट्रकों पर काम करना शुरू कर दिया था और महज 24 साल की उम्र में वो एक परफेक्ट ड्राइवर बन चुका था। उस लड़के का नाम है किशन और वो एक गरीब परिवार से है। तो रोजी रोटी कमाने के लिए उसने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था और वो आधी आधी रातों को लंबे लंबे टूर पर अकेले ही ट्रक लेकर निकल जाया करता था। अभी उसकी उम्र कम थी तो उसे पता नहीं था कि आधी रात को सड़कों पर कुछ और भी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। और एक बार ऐसा ही भयानक हादसा उसके साथ हो जाता है। उस हादसे की वजह से उसके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई दिनों तक उसका परिवार इस बहुत बड़ी मुसीबत को झेलता रहता है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा और छोटा सा कमेंट जरूर कर दे ताकि कहानी के एंड में मैं अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम ले सकूं। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और ये कहानी किशन ने ही हमारे साथ शेयर की है, लेकिन इस कहानी को मैंने अपने पर्सपेक्टिव से तैयार किया है, तो कहानी को आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने जा रहे हैं। किशन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में किशन के अलावा उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। किशन के पिता एक किसान थे और वे खेती बाड़ी करते थे। वहीं किशन ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, इसलिए उसे जब कोई ढंग का काम नहीं मिला तब उसने ट्रक चलाना सीखकर इसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया। वह ट्रक में माल लाद कर अलग अलग शहर में पहुंचाने का काम करता था। किशन अक्सर काम के सिलसिले से कई दिन घर से बाहर रहता था, लेकिन इससे उसे कुछ खास परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसकी आय अच्छी खासी हो रही थी और इससे उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। किशन अब 23-24 साल का हो चुका था और गांवों में जल्दी ही शादी करवा दी जाती है, इसलिए उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। क्योंकि उसकी छोटी बहन अभी मात्र 14-15 साल की ही थी, इसलिए घर वालों ने सोचा कि अभी किशन की शादी करवा दी जाए। इन्हीं सब के दौरान एक शाम को किशन को उसके मालिक का फोन आया और उन्होंने किशन से कहा कि उन्हें कुछ कच्चा माल कल तक आगरा में मौजूद एक फैक्ट्री में पहुंचाना है, इसलिए वो अभी ही निकल जाएं। अब ये उसका काम था, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया और फिर फौरन ही ट्रक में माल लादकर आगरा के लिए निकल पड़ा। ट्रक में माल लादकर निकलने में शाम के 8 बज चुके थे और अब तक रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अब भी उसका काफी सफर बाकी था क्योंकि वो अब तक अंबाला से थोड़ा आगे ही आया था। इसलिए समय बिताने के लिए किशन रेडियो सुन रहा था। वह अंबाला के थोड़ा आगे ही निकला होगा कि तभी उसे अंबाला करनाल हाईवे पर एक 19-20 वर्षीय युवती खड़ी दिखाई थी। उस युवती को देखकर किशन ने घड़ी में समय देखा तो पाया कि रात के 9:30 के आसपास बज रहे थे। उस लड़की को वहां इस समय ऐसे अकेले देखकर किशन का माथा ठनका, क्योंकि वो लड़की देखने से शरीफ घर की लग रही थी, लेकिन वो इस समय वहां अकेली क्या कर रही थी, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सोचकर किशन ने ट्रक रोका और फिर उस लड़की के पास आया और कहा, आप कौन हो
और इस समय यहां अकेले क्या कर रही हो? क्या आपको कुछ मदद चाहिए? इस पर वो लड़की घबराते हुए बोली, हाँ, वो मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरा सामान चोरी हो गया, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अकेली लड़की को यूं सुनसान हाईवे पर छोड़कर जाना किशन को सही नहीं लगा, इसीलिए वो बोला, मैं माल लेकर आगरा जा रहा हूं, आप कहो तो आपको रास्ते में दिल्ली छोड़ दूं। इस पर उस लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया और फिर वो किशन के साथ ट्रक में जा बैठी। वे दोनों चुपचाप ट्रक में बैठे हुए थे। इस दौरान ट्रक में रेडियो अब भी चल रहा था। कुछ देर बाद वहां की शांति भंग करते हुए किशन ने पूछा, आप दिल्ली से हो? उस युवती ने धीमे से कहा, जी। किशन ने पूछा, फिर आप यहां क्या कर रहे थे? वह युवती शर्माते हुए बोली, जी, मैं किसी काम के सिलसिले में यहां आई थी और रास्ते में मेरा सामान चोरी हो गया। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, इसलिए किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर वह आगे बोला, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मैं मनीषा, और आपका नाम क्या है? किशन बोला, मैं किशन। फिर एकाएक ही उसका ध्यान मनीषा की ओर गया और उसने देखा कि मनीषा बहुत खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श तीखे थे, लेकिन आंखों के आसपास थोड़ा काजल फैला हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि वह काफी रोई होगी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, शायद 1-2 दिन से कंघी भी नहीं की होगी उसने, लेकिन फिर भी इसका उसकी खूबसूरती पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लाल सलवार सूट उसके ऊपर काफी फब रहा था। किशन छिप छिप कर मनीषा को निहारने लगा था, लेकिन जैसे ही मनीषा की नजर उस पर पड़ती तो वो नजरें फेर लेता। मनीषा ने यह नोटिस कर लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। किशन शायद मनीषा की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, लेकिन वो ये बात उस युवती को नहीं बता सकता था, इसीलिए चुप ही रहा। फिर कुछ ही देर में मनीषा किशन के साथ बात करने में सहज महसूस करने लगी और वे दोनों बातें करने लगे। इसी दौरान बातों बातों में किशन को पता चला कि मनीषा के माता पिता कुछ समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदार सारे ही मतलब के लिए उससे बात करते थे, इसीलिए मनीषा ने भी सभी से कन्नी काट ली थी। बातों बातों में एक ढाबा आ गया। किशन ने ट्रक वहां रोका और कहा, चलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, अभी सफर काफी लंबा है। यह सुनकर मनीषा हिचकिचाते हुए बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा सामान चोरी हो गया है। तब किशन ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, आप कुछ खा पी लो, अभी रास्ता काफी लंबा है और रात भी काफी हो रही है। ऐसे में मुझे नींद भगाने के लिए चाय लेना जरूरी भी है और अकेले खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस पर मनीषा मना न कर सकी, क्योंकि उसे भी भूख तो लगी ही थी। खैर, ढाबे पर उतरकर वे दोनों चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए। इस दौरान किशन ने मनीषा से कहा, देखिए, आप शर्माइए मत, आप जो खाना चाहती हैं खा सकती हैं। फिर किशन ने एक वेटर को बुलाकर अपने लिए चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मंगवाया, क्योंकि अभी उसे पूरी रात ट्रक चलाना था, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं खा सकता था जो भारी हो। फिर मनीषा ने उस वेटर से पूछा, क्या आपके पास मीट मछली कुछ है? उस वेटर ने कहा, जी है। मनीषा बोली, ठीक है, फिर मेरे लिए एक प्लेट वहीं ले आइए चावल के साथ। उसके बाद वो वेटर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वो दोनों का ऑर्डर ले आया। खाना आते ही मनीषा ने बिना अधिक समय गंवाए वो पूरा खाना चट कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात अजीब हुई कि मनीषा बहुत अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ता हो। वैसे ही किशन को ये पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मनीषा को काफी भूख लगी होगी और क्या पता उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा। खाना खाकर वे दोनों वापस ट्रक में बैठकर वहां से चले गए। खाना खाकर अब मनीषा काफी बेहतर लग रही थी। ट्रक चलते ही दोनों की बातें दोबारा शुरू हो गई। इसी दौरान मनीषा ने किशन से पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? किशन ने उसे बताया, जी नहीं, लेकिन घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मनीषा थोड़ी उदास हो गई। किशन ने यह बात नोटिस कर ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ट्रक अपनी गति से आगे बढ़ रहा था
और उन दोनों की बातों बातों में ही नजदीकी भी बढ़ने लगी थी। दिल्ली हाईवे पर पहुंचते पहुंचते किशन ने मनीषा से कहा, देखिए दिल्ली आ गया है, आपको कहां जाना है बताइए, मैं छोड़ देता हूं। यह सुनकर मनीषा विचलित हो उठी। ये देखकर किशन बोला, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। इस पर मनीषा कुछ ना बोली। तभी किशन ने कहा, देखिए आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। इस पर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर किशन बोला, क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं? मनीषा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिला दिया। ये सुनकर किशन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी वो दोबारा बोला, आप अपना घर बता दो, मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। फिर एक आध दिनों में मैं अपने मम्मी पापा को लेकर आता हूं। मनीषा ने कहा, जी सच बात तो यह है कि मेरा यहां कोई घर नहीं है। मैं अंबाला काम के सिलसिले में गई थी, लेकिन जो आदमी मुझे काम दिलवाने के बहाने वहां लेकर गया था उसके इरादे सही नहीं थे, इसलिए मैं वहां से भाग निकली। फिर आप मुझे मिल गए। दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए मैं मदद के लिए यहां आई, लेकिन लगता है अब मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। इस पर किशन कुछ सोचकर बोला, ठीक है, फिर आप मेरे साथ ही चलो। मैं ये माल पहुंचाने के बाद आपको सीधा मेरे घर ही लेकर चलूंगा। मनीषा ने मुस्कुराते हुए हां कह दिया और फिर माल पहुंचाने के बाद किशन मनीषा को अपने गांव ले आया। मनीषा को किशन के साथ देखकर उसके घर वाले एकदम सकपका गए और उसकी मां ने उससे भड़कते हुए पूछा, ये लड़की कौन है तू? इसे यहां क्यों ले आया? किशन ने बताया, मां ये लड़की मनीषा है, ये दिल्ली में रहती है। मैं इससे प्यार करता है और इससे शादी भी करना चाहता हूं। उसकी मां गुस्से में बोली, तूने आज तक तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अब अचानक से इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे होश में तो है ना तू? अरे कौन जाने ये किस जात की है? गांव वालों को पता चला तो थू थू होगी हमारी, और फिर कौन करेगा तेरी बहन से शादी? सोचा है कुछ? ये सुनकर किशन ने अपने घर वालों को ये झूठी कहानी सुनाई। मां, मैं मनीषा को 6-7 महीने से जानता हूं। मेरी इससे मुलाकात दिल्ली में हुई थी। इसका घर बार सब हमारी ही बराबरी का है, लेकिन माता पिता के गुजरने के बाद इसके चाचा चाची इसकी शादी किसी शराबी जुआरी से करवाने वाले थे। इसीलिए मैं इसे वहां से ले आया और अब मैं इसे शादी का वचन दे चुका हूं। मां ने गुस्से से कहा, अरे तो करवाते हैं तो करवाएं, तू फौरन इस लड़की को छोड़कर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मां, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं मनीषा के साथ अलग रह लूंगा। किशन के इस फैसले के आगे घर वालों ने हथियार डाल दिए और आनन फानन में उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मनीषा अब उस परिवार की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसके तौर तरीके सबसे अलग ही थे। घर में आते ही मनीषा ने रसोई की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अब चूंकि किशन की मां को इससे काफी आराम था, इसलिए उन्होंने भी रसोई मनीषा के हाथों में देने में आनाकानी ना की। लेकिन हां, वो मनीषा को दिन रात ताने जरूर दिया करती थी। अब मनीषा पूरे घर की देखरेख खुद करती, सबका खाना भी बिना किसी की मदद लिए खुद बनाती। उसके हाथों का बना खाना सबको पसंद भी आ रहा था। पता नहीं कैसे बनाती थी वो खाना कि कोई भी एकदम से उसके बनाए खाने पर टूट पड़ता। मनीषा सारे काम एकदम अच्छे से कर रही थी, लेकिन किशन की मां उसे फिर भी ताने देती। ये सब देखकर किशन का मन नहीं कर रहा था काम पर वापस जाने का, क्योंकि उसे मनीषा की चिंता हो रही थी। इसी तरह से 9-10 दिन बीत गए कि तभी उसके मालिक का उसे फोन आया कि उसे माल लाद कर जल्दी से कोलकाता के लिए निकलना होगा। किशन ने इसके लिए मना किया और कहा, मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए नहीं आ सकता, आप किसी और ड्राइवर को बोल दीजिए। किशन को ये बोलते हुए उसकी मां ने सुन लिया, इसलिए वो गुस्से में बोली, शादी हुई है तो क्या हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा? जा जाकर काम धंधा कर, यहां हम नहीं हैं जैसे कि उस महारानी के पास। अपनी मां की बात सुनकर किशन कुछ ना बोल सका और उसने अपने मालिक को बोल दिया कि वो आ रहा है। ये बोलकर किशन अपने कमरे में आकर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी मनीषा उसके पास आई और रुआं से स्वर में बोली,
कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? किशन ने कहा, काम पर जा रहा हूं मनीषा, मैं 3-4 दिनों में लौट आऊंगा। मनीषा रोते हुए बोली, मैं यहां अकेले कैसे रहूंगी? तुम्हारी मां तो मुझसे हमेशा ही खोन्नस में रहती है, इसीलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर किशन ने मनीषा को गले लगाते हुए कहा, काम भी जरूरी है मनीषा, तुम यहां बस 3-4 तक मैनेज कर लो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आऊं। ये कहकर किशन ने अपना बैग उठाया और फिर वहां से जाने लगा। मनीषा उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए आई, लेकिन बाहर उसकी सास ने उसे ताने देते हुए कहा, अरे महारानी, उसे काम भी करने दे, वो काम नहीं करेगा तो खाएगी क्या? तू जा बेटा। ये सुनकर मनीषा कुछ न बोल सकी और किशन वहां से चला गया। किशन लगभग 4 दिन बाद घर वापस आता है। वैसे तो वो जल्दी आने की पूरी कोशिश में था, लेकिन यहां से कोलकाता लगभग 30 घंटे का रास्ता था और उस फैक्ट्री तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे का समय और लगा। फिर इतने लंबे सफर के बाद उसने वहां एक दिन आराम कर दूसरे दिन वहां से वापस आया। वापसी में आते समय उसे वहां से कुछ माल दिल्ली की एक फैक्ट्री में पहुंचाना था। इसी वजह से उसे लगभग 4 दिन आने में लग गए। घर आते आते शाम हो चुकी थी और उसे मनीषा की काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसकी मां मनीषा को बात बात पर ताने देती थी। लेकिन जैसे ही वो घर आया तो उसकी मां बड़े ही शांत लहजे में बोली, अरे बेटा, तू आ गया? मनीषा, पानी लेकर आ। ये सुनकर मनीषा दौड़कर पानी लेकर आई। फिर किशन की मां बोली, अच्छा, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अंदर जाती हूं। ये बोलकर उसकी मां अपने कमरे में चली गई। उनका व्यवहार देखकर किशन एकदम हैरान रह गया और वो बोला, मनीषा, मां की तबीयत तो सही है ना? आज तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। मनीषा बोली, अरे तो हमेशा ही थोड़ी सुनाएंगी वो। शुरू शुरू में उन्हें हमारी शादी से दिक्कत थी, इसलिए वो ऐसा करती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी हैं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। किशन कुछ सोचते हुए बोला, वो सब तो ठीक है मनीषा, लेकिन ये कई साल पहले की बात नहीं है। अभी 4 दिन पहले ही तो वो तुमसे ऐसे बात कर रही थी, अभी अचानक से बदल गई, ये बात हजम नहीं हो रही। मनीषा ने कहा, अरे तो कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ किया उनके साथ? किशन ने कहा, नहीं बाबा, चलो छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे अब मैं नहा धोकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। ये बोलकर किशन अपने कमरे में आ गया। किशन नहा धोकर बाहर आया तो उसकी बहन उसके पास आकर बोली, भैया, खाना बन चुका है, चलकर खा लीजिए। ये बोलकर उसकी बहन वहां से जाने लगी। तभी किशन ने उसे आवाज दी और कहा, छुटकी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया था, आकर। किशन बोल ही रहा था, लेकिन उसकी बहन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर किशन मन ही मन बड़बड़ाया, अजीब है, पहले तो हर बार पूछती रहती थी कि भैया मेरे लिए क्या लाए, लेकिन आज तो बोल भी नहीं रही, कहीं किसी बात से नाराज तो नहीं। ये सब सोचते हुए किशन रसोई में आ गया। वहां उसने देखा कि वे सारे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे और मनीषा खाना परोसने के लिए सबके आगे थाली रख रही थी। वहां आकर किशन उनके पास बैठ गया और बैठते ही पूछा, छुटकी, तू नाराज है क्या? वो बोली, नहीं तो भैया, क्यों, कुछ हुआ है क्या? किशन ने कहा, नहीं, वो हर बार तू सामने से क्या लाए पूछती है ना, इस बार नहीं पूछा तो लगा शायद नाराज है। ये सुनकर उसकी बहन ने एक नजर मनीषा की ओर देखा और फिर कहा, पढ़ाई की टेंशन ज्यादा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई बात। किशन बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसने देखा कि मनीषा सबकी थाली में मांस परोस रही थी, जबकि उसके घर में तो सब शाकाहारी थे। इसीलिए वो एकदम से बोला, मनीषा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरे घर में सब शाकाहारी हैं, वो ये सब नहीं खाते, हटाओ इसे। किशन के इतने कहते ही उसकी मां उस पर भड़कते हुए बोली, क्यों हटाए वो? मैंने ही बोला है उसे ये सब बनाने के लिए, और अब से हमारे घर में 3 टाइम मांस ही बनेगा, समझा? तू डाल बहू। ये सब सुनकर किशन हैरान रह गया। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता के ऊपर पड़ी, जो बड़े ही अजीब ढंग से मांस खा रहे थे। यही हाल उसकी बहन और मां का भी था। वे तीनों ही बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह मांस खा रहे थे। तभी मनीषा ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया।
ये देखकर किशन ने कहा, खाने में कुछ और नहीं बना है क्या? मनीषा बोली, जी माँ ने कहा कि सबके लिए यही बनाना है, इसलिए अलग से कुछ नहीं बनाया। आप आज खा लीजिए, कल से आपके लिए अलग से कुछ बना दूंगी। किशन ने कहा, देखो तुम सभी को जो खाना है खाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। ये बोलकर किशन अपनी जगह से उठा और फिर अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में बोली, शर्म नहीं आ रही तुझे अन्न का अपमान करते हुए? लेकिन किशन कुछ न बोला। उसने अपनी खिचड़ी बनाई और खाकर अपने कमरे में आकर सो गया। किशन कमरे में आंख बंद करके लेटा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई है। किशन ने आंखें खोलकर आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंख बंद करते ही उसे ये आभास दोबारा हुआ। लेकिन इसे वहम मानकर किशन इस बार आंख बंद किए हुए ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद एक तेज गंध आई। उसे महसूस कर किशन ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा कि आखिर वो गंध कहां से आ रही है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई ना दिया। इतनी ही देर में मनीषा कमरे में आई और किशन को यूं देखकर बोली, अरे क्या हुआ, आपने नाक मुंह क्यों सिकोड़ रखा है? किशन बोला, क्या तुम्हें कोई बदबू नहीं आ रही? मनीषा ने कहा, नहीं तो। ये सुनकर किशन ने जब गौर किया तो अब वो बदबू नहीं आ रही थी। तब किशन बोला, यकीन मानो मनीषा थोड़ी देर पहले आ रही थी और ठीक वैसी ही बदबू आ रही थी जैसे कुछ सड़ने पर आती हो। मनीषा ने उसे कहा, अरे आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि कोई बिल्ली कुछ लेकर जा रही हो। चलिए अब छोड़िए इस बात को और सो जाइए, आप काफी थक गए होंगे। किशन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कल मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। उसके बाद वे दोनों सो गए। किशन सुबह उठा और उठकर नहाने चला गया। इस दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। इसे अपने मन का वहम समझकर वो नहाने चला गया। किशन नहा धोकर जैसे ही बाहर आया तो उसकी नजर घर के पूजा घर पर पड़ी। उसमें आज दीपक शांत था। ये देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज पूजा नहीं की आपने? उसकी माँ बोली, अरे क्या पूजा करना बेटा, भगवान बिना पूजा पाठ के भी साथ ही रहते हैं, इसलिए क्या फालतू का दिखावा करना। ये सुनकर किशन काफी हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ अक्सर दिन में 2 टाइम पूजा करती थी और आज उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर किशन को काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी माँ दोबारा बोली, अरे अब ऐसा खड़ा ही रहेगा, जाकर नाश्ता करके बहू को फिल्म दिखाने ले जा, वो कब से इंतजार कर रही है। उसके बाद किशन वहां से चला आया। फिर नाश्ता करके किशन मनीषा को फिल्म दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। अब चूंकि मूवी थिएटर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो किशन ने मनीषा के साथ पैदल जाने का फैसला किया। वे दोनों थिएटर के सामने पहुंचे ही होंगे कि तभी 4-5 कुत्तों का झुंड किशन और मनीषा की ओर देखकर भौंकने लगा। ये देखकर किशन हैरान रह गया, क्योंकि कुत्तों का झुंड ऐसे ही किसी पर नहीं भौंकता। फिर किशन ने फिलहाल इस बारे में ज्यादा न सोचा, क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया, जिससे डरकर वे सारे कुत्ते अलग हट गए और फिर किशन और मनीषा थिएटर के अंदर जाने लगे। लेकिन वे कुत्ते अभी भी उन दोनों की ओर देखते हुए भौंक रहे थे। खैर, फिल्म देखकर वे दोनों वापस घर आ गए। फिर रात को किशन को छोड़कर बाकी सबने हमेशा की तरह मांस मछली का सेवन किया और फिर थोड़ी देर बाद सो गए। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। किशन और मनीषा भी अपने कमरे में आ गए और फिर प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ देर बाद वे दोनों भी सो गए, लेकिन अचानक देर रात कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसकी पत्नी मनीषा वहां नहीं थी और कुत्ते भी लगातार उसके घर के बाहर से भौंक रहे थे। किशन सोचने लगा कि इतनी रात में उठकर जाना ठीक रहेगा भी या नहीं, और मनीषा कहाँ गई। ये सोचकर किशन बिस्तर पर से उठा ही था कि तभी मनीषा वहां आ गई। उसे देखकर किशन ने पूछा, इतनी रात में कहाँ गई थी? तब मनीषा ने बताया, अरे वो बाथरूम गई थी, फिर कुत्तों क्यों भौंक रहे थे ये देख रही थी। ये सुनकर किशन का भी ध्यान इस ओर गया कि हाँ, अब कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज वहां नहीं आ रही। तभी किशन बोला कि अरे हाँ,
ये कुत्ते अभी तो भौंक रहे थे, तो अब शांत कैसे हो गए? तब मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो भूखे थे इसीलिए भौंक रहे थे। मैंने उन्हें अभी जाकर रोटी डाल दी, इसलिए वो अब शांत हैं। चलिए सोते हैं। किशन को मनीषा की बात पर भरोसा हो गया और वो चुपचाप सो गया। लगभग 1.5-2 घंटे बाद किशन वापस उठा। उसे प्यास लगी थी। उसने अपने पास रखे जग में देखा तो पाया कि उसमें पानी नहीं था, इसलिए वो पानी लेने के लिए बिस्तर से उठा। इस दौरान फिर दोबारा उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, लेकिन उसने पाया कि मनीषा वहां नहीं थी। ये देखकर उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम गई होगी। ये सोचकर उसने बिना इस ओर ज्यादा ध्यान दिए पानी लेने के लिए रसोई की ओर बढ़ गया। किशन की आंखों में अब भी नींद थी। वह आंखें मलते हुए जैसे ही रसोई में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रसोई के फर्श पर एक कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। वहीं उस सिर के बगल में उस कुत्ते का धड़ भी पड़ा हुआ था और मनीषा अपने मुंह से उसके पेट से मांस उधेड़ उधेड़ कर खा रही थी। ये भयानक मंजर देखकर किशन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। साइड में ही मौजूद खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर कमरे में आ रही थी, जिसे देखकर किशन को पता चला कि सुबह हो गई है। फिर अगले ही पल उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जो रात में खाली था, लेकिन अब वो भरा हुआ था। किशन काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो रात में हुआ वो सपना था या हकीकत। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मनीषा वहां आई। किशन को यूं कुछ सोचता देखकर वह बोली, क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर किशन ने रात में हुई उस घटना के बारे में मनीषा को बता दिया। ये सब सुनकर मनीषा हंसते हुए बोली, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि आप तो यहीं सो रहे थे। किशन को भी लगा कि शायद उसने सपना ही देखा होगा, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। किशन ने नाश्ता किया और फिर मनीषा के साथ दोबारा कहीं घूमने निकल गया, क्योंकि कल उसे दोबारा माल पहुंचाने जाना था। इसलिए वो आज का सारा दिन मनीषा के साथ बिताना चाहता था। खैर, किशन ने अपने किसी दोस्त की बाइक ली और फिर मनीषा को लेकर निकल पड़ा। वो मनीषा को एक झील के किनारे लेकर गया। वहां बैठकर उन्होंने घंटों एक दूसरे से बातें की। क्योंकि घर पर सब लोग होते हैं, इसीलिए किशन मनीषा के साथ ढंग से समय नहीं बिता पाता। फिर कुछ घंटों बाद वे दोनों वहां से उठे और फिर वो मनीषा को लेकर एक साड़ी की दुकान पर आया और उसे कहा, जो भी साड़ी तुम्हें पसंद है वो ले लो, पैसों की फिक्र मत करना। मनीषा साड़ी की दुकान में जाकर साड़ी देखने लगती है, लेकिन किशन को यह देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि मनीषा सिर्फ लाल चटक साड़ी ही देख रही है। उसके अलावा वो किसी साड़ी को हाथ भी नहीं लगा रही थी। खैर, किशन ने इसे भी नजरअंदाज किया, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है कि मनीषा को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद हो। कुछ देर बाद मनीषा ने अपने लिए 2 लाल साड़ी ली और फिर वे दोनों घर के लिए कुछ मिठाइयां लेने के लिए मिठाई की दुकान पर आ गए। वहां पर किशन ने ध्यान दिया कि मनीषा मिठाइयों को ललचाई निगाहों से देख रही थी। ये देखकर किशन ने मनीषा के लिए 1 किलो मिठाई अलग से करवा ली। फिर वे दोनों मिठाई लेकर वापस घर के लिए निकल पड़े। किशन को मन ही मन ये डर था कि कहीं उसके घर वाले ये ना बोले कि वो सारा समय अपनी पत्नी को ही देता है और ये बोलकर मनीषा को ताने ना दें। लेकिन जब वो घर आया तब सब एकदम सामान्य था। मनीषा सारा सामान ले जाकर रखने लगी और किशन अपने पिता और बहन के साथ बैठ गया। थोड़ी देर में रात हुई। हमेशा की तरह किशन को छोड़कर वे सारे मांस खा रहे थे, और जबकि किशन ये सब नहीं खाता था, लेकिन आज किशन की मां ने किशन की थाली में भी मांस परोस दिया था। ये देखकर किशन ने साफ साफ बोल दिया कि वो ये सब नहीं खा सकता। इस पर उसकी मां ने भड़कते हुए कहा, तू अपने खाने पीने की आदत को बदल ले, इस घर में अलग से खाना नहीं बनेगा, जो सब खा रहे हैं वो ही तुझे भी खाना पड़ेगा। ये सुनकर किशन के पापा ने भी उसे समझाया और कहा, किशन तुम भी सबकी तरह आज मीठी खा लो, अब अलग से क्या चूल्हा जलाना। लेकिन किशन वहां से उठकर रसोई में गया और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। थोड़ी देर में खिचड़ी खाकर वो अपने कमरे में आकर सो गया। कुछ देर बाद मनीषा भी कमरे में आ गई और बोली, कल से मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दिया करूंगी, आज मां ने बनाने नहीं दिया।
इस पर किशन ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहां आराम से रहो, तुम्हें जो खाना है खाओ। मेरा क्या है, मैं ज्यादातर तो घर से बाहर ही रहता हूं, इसलिए मेरी वजह से तुम्हें खामखां सुनना पड़ेगा। इसके बाद मनीषा ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वो दोनों चुपचाप सो गए। अगली सुबह ही किशन ट्रक में माल लादकर उसे दिल्ली पहुंचाने चला गया। जब वो वापस घर आया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ देखकर वो हैरान रह गया। तब वहां उसकी पड़ोसन आई और बोली, किशन बेटा, तेरे घर में कोई नहीं है, तेरी बहन बेहोश हो गई थी, इसीलिए उसे पास की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में लेकर गए हैं। ये सुनकर किशन काफी घबरा गया और वो दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि उसके बहन के शरीर में खून काफी कम था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। ये सुनकर किशन काफी हैरान रह गया था, क्योंकि उसकी बहन अक्सर अच्छे से खाना खाती थी और अब तो वो नॉन-वेज भी काफी खाने लगी थी। खैर, डायरेक्टर ने उसे 2 बोतल ग्लूकोज की चढ़ाई और फिर कुछ दवाएं और खाने पीने का बोलकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। वे सारे घर आ गए और अब मनीषा उसका ख्याल पहले से ज्यादा अच्छे से रखने लगी थी। वो उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती और दवा बगैर समय पर देती। मनीषा के वहां होने से किशन काफी निश्चिंत था कि चलो, उसकी गैर हाजिरी में उसके परिवार का ख्याल रखने वाला कोई तो है। ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। किशन की शादी को अब 2 महीने होने को आए थे कि एक दिन किशन अपने कमरे में अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे कल फिर माल पहुंचाने जाना था, कि तभी अचानक उसे वहां कोई लाल थैली नजर आई। किशन हैरानी से वो थैली देख रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने वो थैली वहां नहीं देखी थी, इसलिए वो उस थैली को खोलने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस थैली को खोलता, मनीषा वहां आ गई और बोली, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये सुनकर किशन बोला, मैं बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे कल सुबह वापस काम के लिए निकलना है। इस पर मनीषा ने एक बक्से में से ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसे दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे संभालकर इस बक्से में रख दिया, बाकी के जरूरी कागजों के साथ। आपको जो चाहिए होगा इसमें देख लेना। अब चलिए, चलकर रात का खाना खा लीजिए। ये सुनकर किशन ने वह लाल थैली वहीं रख दी और मनीषा के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाकर किशन अपने कमरे में आकर सो गया, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना था। देर रात किशन की नींद कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर खुली। वो आवाज सुनकर किशन अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके घर के ठीक बाहर कुत्ते रो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे क्यों रो रहे हैं कि तभी अचानक मनीषा वहां आई और बोली, आप इतनी रात में यहां क्या कर रहे हैं? किशन ने उन रोते हुए कुत्तों की ओर इशारा किया तो मनीषा बोली, अरे, क्या आप भी इनके पीछे इतनी रात में अपना दिमाग खपा रहे हो? आप चलकर सोइए, मैं इन्हें रोटी डालकर आती हूं, हो सकता है कि ये भूखे हों। किशन को मनीषा की बात सही लगी और वो आकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उन कुत्तों का रोना भी बंद हो गया। अगले दिन सुबह किशन नाश्ता करके चला गया। जब वो अगले दिन शाम को घर आया तब उसकी बहन की हालत दोबारा बिगड़ गई थी। किशन अब काफी परेशान हो चुका था कि अचानक से उसकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कहीं कोई बड़ी बात ना हो, ये सोचकर किशन उसे शहर के सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। वहां भी प्राथमिक उपचार से यही बात पता चली कि उसके शरीर में खून काफी कम है और फिर दवा और खाना पीना बताकर उसे भेज दिया गया। किशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन के शरीर में खून कम कैसे हो सकता है। उसने खाने पीने की उसकी खुराक बढ़ा दी, क्योंकि उसे उसकी बहन की फिक्र हो रही थी, इसलिए अब वो खुद बाजार जाकर फल सब्जी लेकर आने लगा। इसी दौरान किशन एक दिन बाजार से फल सब्जी और कुछ मिठाइयां लेकर आ रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पड़ोस में रहने वाली 2 औरतों से हुई, जो कि उसकी मां की ही हम उम्र थी। बातों ही बातों में उसके पड़ोसियों ने पूछा, क्या बात है बेटा, जब से तुमने शादी की है तब से तो तुम्हारी मां हमसे बात तक नहीं करती, बस चुपचाप अपने घर में ही रहती है, वरना पहले तो उन्हें पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। ये सुनकर किशन काफी सोच में पड़ गया था।
क्योंकि उसकी माँ सच में पहले अक्सर आस पड़ोस में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती थी, लेकिन अब तो उसका पूरा परिवार ही बस घर में ही रहता था। किशन ने इस बारे में अपने परिवार से बात की, लेकिन उन लोगों ने बस टाल ही दिया। तभी मनीषा बोली, पहले इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं जो आ गई हूं इसलिए ये ज्यादा बाहर नहीं निकलते। किशन को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि माना कि किसी के ऊपर बदलाव आता है, लेकिन अचानक से घर के सभी सदस्यों के ऊपर इस तरह का बदलाव आना कोई आम बात नहीं थी। उसने इसका पता लगाने की सोची, लेकिन कैसे, वो समझ नहीं आ रहा था। किशन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोच रहा था। उसके परिवार में आए इस बदलाव के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अब अपने परिवार की चिंता होने लगी थी। अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते कई बार उसे ख्याल आया कि कहीं किसी ने उसके परिवार के ऊपर कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया, क्योंकि एक तो उसके परिवार वाले काफी बदले बदले लग रहे थे। घर में अब पूजा पाठ भी बंद हो गया था। किशन को अक्सर लगने लगा था कि घर में कोई तो है जो सब पर नजर रखे हुए था। यहां तक कि वो अजीब सी बदबू अब लगभग हर रोज आती थी। किशन लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मनीषा अपनी जगह से उठ गई। उसे उठता देखकर किशन ने सोने का नाटक किया। मनीषा ने कुछ देर तो उसे देखा कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया तो वहां से उठकर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आते ही मनीषा सीधे रसोई में गई। फ्रिज खोलकर उसमें से मिठाई निकालकर खाने लगी। इस दौरान किशन भी उसके पीछे पीछे वहां आया तो मनीषा को मिठाई खाता देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि मनीषा किसी भूखे भेड़िए की तरह मिठाई खा रही थी। किशन को मनीषा का ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगा। फिर उसे याद आया कि मनीषा जब उससे पहली बार मिली थी तब भी ऐसे ही खाना खा रही थी। अब तक मनीषा की मिठाई खत्म होने लगी थी। किशन ने इसका आभास लगा लिया था, इसलिए वह वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर बाद मनीषा भी आकर उसके बगल में सो गई। मनीषा को इस तरह से देखकर किशन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन किशन ने घर में सबके सामने कहा, चलो सब मिठाई खाते हैं जो कल मैं बाजार से लाया था। यह सुनकर मनीषा ने सक पकाते हुए कहा, फ्रिज में मिठाई नहीं है, वो मैंने कल रात को खा ली। यह सुनकर किशन हैरानी से बोला, तुमने 1 किलो बर्फी खा ली? तब मनीषा ने कहा, हाँ, मैंने वो सारी मिठाई खा ली। मुझे रात में मीठे की क्रेविंग हो रही थी और फिर मुझे याद आया कि किशन आज ही मिठाई लेकर आया है, इसलिए मैं रात में रसोई में गई और सारी मिठाई खा ली। ये सुनकर किशन को काफी अजीब लगा, क्योंकि कोई भी इंसान 1 किलो मिठाई अकेले कैसे खा सकता है। तभी मनीषा बोली, आप पिता बनने वाले हैं, इसलिए मुझे रात में मीठा खाने का मन करता है। यह सुनकर पिता बनने की खुशी में किशन रात वाली सारी बात भूल गया और बोला, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब मनीषा बोली, मैं वो किसी और तरीके से सबको बताना चाहती थी, लेकिन तुम पता नहीं मुझे क्या समझ रहे थे, इसलिए अभी ही बताना पड़ा। तब किशन बोला, चलो कोई बात नहीं, अब से तुम्हें किसी भी चीज का मन करता है तो मुझे बताया करो, मैं फौरन उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अब किशन मनीषा का अच्छे से ख्याल रखने लगा था, लेकिन उसे अपने माता पिता और बहन का बर्ताव अजीब लग रहा था। इसलिए अपने घर में से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए उसने हवन करवाने की सोची। अगले दिन वो पंडित को लेकर घर में आया। घर का माहौल देखते ही वो पंडित समझ गया कि हो ना हो इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, और इस बारे में उसने किशन से भी बात की। लेकिन किशन को लगा कि ये सब इस पंडित के पैसे ठगने के तरीके हैं, इसलिए उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि आप केवल हवन करवाइए। अब जैसे ही वहां हवन शुरू होने लगा कि तभी अंदर से उसके पिता आए और उन्होंने हवन का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किशन ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उसके पिता रुके ही नहीं और फिर आखिर में उन्होंने उस पंडित को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और साथ में धमकी दी कि अगर वो यहां आया तो वो उसे काट के रख देंगे। ये सुनकर वो पंडित घबराते हुए वहां से चला गया और किशन हैरानी से अपने पिता को देखने लगा। तभी उसके पिता बोले,
दोबारा ऐसे ढोंगियों को यहां लेकर मत आना, समझा। किशन ने उस समय तो सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन फिर शाम को ही अपने किसी दोस्त से इस बारे में विचार विमर्श कर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसकी सारी समस्या सुनी और फिर कहा, शायद तेरे पिता के ऊपर किसी प्रेत का साया है, इसलिए तू उन्हें कल बहला फुसला कर मेरे पास लेकर आ, मैं उनकी बाधा उतार दूंगा। उसके बाद किशन घर आ गया। अगले दिन वो अपने पिता को खेत के लिए बीज का बोलकर उस तांत्रिक के पास ले आया। वहां आते ही उस तांत्रिक ने सबकी सहायता से उसके पिता को एक मोटे तने वाले पेड़ से बांध दिया। फिर शुरू हुआ तंत्र मंत्र का वो खेल, जिसे वहां मौजूद सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके पिता को पेड़ से बांधते ही उस तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित कर अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तांत्रिक मंत्रोच्चारण करते जा रहा था, वैसे वैसे किशन के पिता का चेहरा भींचता जा रहा था, जैसे कि वो कोई चीज अपने शरीर में जाने से रोक रहे हों। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। आह! उनकी वो दर्दनाक चीख सुनकर किशन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ दौड़ा। इतने में ही उसके दोस्त ने उसे रोका और कहा, तू अभी इस क्रिया के बीच में मत आना। यह सुनकर किशन अपना मन मसोस कर अपनी जगह पर वापस बैठ गया। उस तांत्रिक ने अब मंत्रोच्चारण करते हुए किशन के पिता के माथे पर लाल सिंदूर से एक टीका लगाया। टीका लगाते ही उसके पिता दोबारा चीखे। किशन अंदर से कांप गया था, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसे कभी नहीं देखा था। फिर अगले ही पल उस तांत्रिक ने पास में रखे मुर्गे के सिर पर भी एक टीका लगाया और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए उस मुर्गे की गर्दन उड़ा थी। उस मुर्गे का कुछ खून छिटक कर उस तांत्रिक के मुंह पर आ गया। वो मुर्गा कुछ देर तो तड़पा और फिर शांत हो गया। उस मुर्गे के कटते ही किशन के पिता बेसुध हो गए। ये देखकर किशन बोला, आखिर ये सब कब तक चलेगा? उसके दोस्त ने उससे कहा, बस हो गया, अब थोड़ी देर और। फिर उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करते हुए उस मुर्गे के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उस हवन कुंड के पास ले जाकर उनमें से एक टुकड़ा कुंड में अर्पित किया और बाकी का ऐसे ही रख दिया। इसी के साथ ही उस तांत्रिक ने वो क्रिया संपन्न की और किशन से कहा, मैंने तेरे पिता की बाधा उतार दी है। ये अब भी बेहोश हैं, क्योंकि इतने दिनों से एक शक्तिशाली प्रेत ने इनके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। इन्हें थोड़ी देर या सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये कोई सामान्य प्रेत नहीं था, बल्कि किसी चुड़ैल का कोई साथ का प्रेत है, और उस चुड़ैल ने ही ये प्रेत तेरे पिता के ऊपर लगाया होगा। ये सुनकर किशन हैरान रह गया और बोला, लेकिन कोई चुड़ैल उसके पिता के ऊपर प्रेत को क्यों लगाएगी? आखिर उसकी हमसे क्या दुश्मनी? तब वह तांत्रिक उससे बोला, ये जो भी शक्ति है वो अपने आप नहीं आई है। ऐसी शक्तियों को जाने अनजाने में या तो तुमने बुलाया है या तो किसी और ने इसे सिद्ध करके तुम्हारे ऊपर लगाया है। लेकिन फिक्र मत करो, ये अब तुम्हारे पिता को परेशान नहीं कर सकेगी। ये सुनकर किशन ने उस तांत्रिक को प्रणाम किया और फिर अपने पिता और दोस्त के साथ वापस घर आ गया। इस दौरान उसके पिता अब भी बेहोश थे। किशन अपने पिता को लेकर घर आया और उन्हें आराम से बिस्तर पर लेटाकर बाहर आ गया। इस दौरान उसकी मां घबराते हुए बोली, आखिर ये बेहोश कैसे हुए? किशन किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि रास्ते में गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे। अभी डायनेक्टर को दिखाकर लाया था। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बेहोश हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। ये सुनकर सभी निश्चिंत होकर सो गए। अगली सुबह उसके पिता जब खाना खाने बैठे तो हर बार की तरह इस बार भी मनीषा ने उन्हें मीट परोस दिया। ये देखकर किशन के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोले, किशन, अपनी पत्नी को समझा दे कि आगे से मेरी थाली में मांस ना आए, मैं शाकाहारी इंसान हूं। ये कहकर उसके पिता बिना कुछ खाए ही उठकर वहां से चले गए। उन्हें ऐसे देखकर वे सारे ही हैरान थे और अब किशन को लगने लगा था कि हो ना हो उसकी मां और बहन पर भी ऐसा ही कोई साया आया होगा। तभी तो कल पापा की बाधा उतरवाते ही अब वो पहले की तरह सामान्य हो गए हैं। ये सोचकर किशन शाम को दोबारा उस तांत्रिक के पास गया
और उसे उसकी माँ और बहन के बारे में भी बताया। तांत्रिक ने उसे उसकी माँ को लेकर आने के लिए कहा, साथ ही सारी सामग्रियां भी दोबारा मंगवाई। अगले दिन किशन अपनी माँ को किसी बहाने से अपने साथ तांत्रिक के पास ले आया। पहले तो तांत्रिक को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन किशन और उसके दोस्त ने उन्हें कैसे भी करके पकड़कर वापस उस पेड़ से बांध दिया। उसके बाद तांत्रिक क्रियाओं का वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान उसकी माँ काफी चीख रही थी, लेकिन किशन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मुर्गे की बलि चढ़ते ही उसकी माँ बेसुध हो गई और फिर कुछ ही देर बाद वो तांत्रिक क्रिया संपन्न हुई। क्रिया संपन्न करके तांत्रिक ने किशन से कहा, तेरे घर में किसी का खतरनाक साया है, क्योंकि तेरे घर में एक साथ 2-3 लोगों के ऊपर चुड़ैल का साथी प्रेत आया है। इसे वक्त रहते ठीक करवा ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब किशन ने बताया, बाबा, मेरी बहन भी ऐसी हरकतें कर रही है, क्या आप उसकी भी बाधा उतार दोगे? तांत्रिक ने उसे कल उसकी बहन को लेकर आने को कहा। फिर किशन अपने दोस्त के साथ अपनी माँ को लेकर वहां से चला गया। जब किशन उसकी माँ को इस हालत में घर लेकर आया तो सब लोग घबरा गए और पूछने लगे कि आखिर उन्हें क्या हुआ। तब किशन ने फिर से झूठ बोल दिया कि गर्मी की वजह से सिर्फ बेहोश हैं। माँ को उनके कमरे में लेटाकर किशन अपने कमरे में आया। तब मनीषा ने उससे पूछा, आखिर ये चल क्या रहा है? कल पापा ऐसे बेहोश होकर घर आए थे और आज माँ, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब किशन ने उसे आश्वासन दिया, सब ठीक है, और अगर कोई फिक्र की बात हुई तो मैं हूं सब ठीक करने के लिए। इसलिए तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। असल में किशन मनीषा को यह सब बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी हो सकता था। खैर, अगले दिन मनीषा ने सुबह नाश्ते में किशन की मां के आगे मांस परोस दिया। ये देखकर वो एकदम गुस्से में आ गई और मनीषा के बाल पकड़कर मारने ही वाली थी कि तभी किशन ने उन्हें रोक लिया और पूछा, क्या बात है मां, आप क्यों इसे मार रही हो? तब उसकी मां गुस्से में बोली, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे ये सब परोसने की? इस घर में कोई भी ये सब नहीं खाता, इसलिए अब से ये भी नहीं खाएगी। ये बोलकर उन्होंने मांस का बर्तन उठाकर बाहर फेंक दिया। मनीषा ये सब देखकर काफी घबरा गई। वो घबराते हुए आंखों में आंसू लिए किशन की ओर देखने लगी। तब किशन बोला, माँ, अगर हम ये सब नहीं खाना चाहते तो ना सही, लेकिन मनीषा ये सब खाती है, इसीलिए उसे खाने दो। तब उसकी माँ बोली, इस घर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जिसको खाना है बाहर जाकर खाए। अब इसके आगे किशन उनसे कुछ ना बोल सका और वो मनीषा से बोला, मनीषा, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा, तुम वहां खा लेना। इतने में ही उसकी बहन बोली, भैया, मुझे भी खाना है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। ये सुनकर किशन की मां का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अच्छा, तू भी ये सब खाएगी? ठहर जा, आज तेरी अक्ल ठिकाने लगा देती हूं। इस मनीषा के साथ रहकर तू भी बिगड़ गई है। ये कहते हुए वो उसे बुरी तरह से पीटने लगी, लेकिन तभी किशन और उसके पापा ने आकर उन्हें रोक लिया। खैर, जैसे तैसे शाम हुई और किशन अपनी बहन को लेकर उस तांत्रिक के पास आया। तांत्रिक को देखते ही उसकी बहन भागने लगी, लेकिन किशन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे बांध दिया। वहीं उसे बांधने के बाद उसकी बहन को देखकर तांत्रिक ने कहा, मैं इस लड़की की बाधा नहीं उतार सकता, क्योंकि ये लड़की अभी बहुत कमजोर है और अगर मैंने इसकी बाधा उतारने की कोशिश की तो इसकी बहन की जान तक जा सकती है। ये सुनकर किशन काफी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उस तांत्रिक ने पूछा, ये सब तेरे घर में कब से हो रहा है? तब किशन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई और फिर वो बोला, ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने मनीषा से शादी की है। ये सुनकर उस तांत्रिक ने गंभीर होते हुए पूछा, किसने करवाई थी तुम्हारी शादी? देखो, सच सच बताना, मामला काफी गंभीर है। तब किशन ने उस तांत्रिक को सारी बातें बता दी कि कैसे वो मनीषा से हाईवे पर मिला, वहां वो उससे प्यार कर बैठा, फिर शादी भी कर ली। तब तांत्रिक ने पूछा, उसके घर में कौन कौन है, कुछ बताया उसने? उसने बताया कि उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेली है।
ये सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करना, अपने घर जाकर ढूंढ कर देखना, अगर तुझे कोई लाल रंग का पोटली जैसा थैला मिले तो इसका मतलब ये कोई चुड़ैल है। ये सुनकर किशन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, चुड़ैल? लेकिन आपको कैसे पता कि ये कोई चुड़ैल ही है, और ऐसा क्या है उस पोटली में? तब उस तांत्रिक ने बताया, उस पोटली में जितने भी परिवार के लोग हैं उतनी ही छोटी छोटी काले रंग की गुड़ियाएं होगी। उसने सबके ऊपर अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग कर सबके ऊपर अपना एक एक भूत लगा रखा है। ये सुनकर किशन हैरानी से बोला, फिर मेरे ऊपर उसने ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तो एकदम सामान्य हूं। तब उस तांत्रिक ने बताया, यह क्रिया पूरी होने के लिए लगातार 13 दिनों तक उस चुड़ैल के संपर्क में रहना जरूरी है। वो चुड़ैल खाने में अपना तंत्र मंत्र इस्तेमाल करती है, और अगर कोई लगातार 13 दिनों तक उसका बना खाना खा लेता है तो वो